नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम चीनी प्रवासी इत्सिंग की बुक इत्सिंग की भारत यात्रा में नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन कैसे किया है इसके बारे में जानेंगे। नालंदा का बौद्धिक वातावरण। इत्सिंग बताते हैं कि नालंदा में 10,000 से अधिक भिक्षु और विद्वान रहते थे। यह एक प्रकार का महाविहार था जहाँ अध्ययन और साधना एक साथ चलते थे। छात्र विभिन्न देशों से आते थे। चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, मलय और मध्य एशिया तक से। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन थी। किसी विद्वान भिक्षु के द्वारा लिए गए कठोर प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्रवेश मिलता था। शिक्षा का स्वरूप। नालंदा में शिक्षा केवल ग्रंथों के पाठ तक सीमित नहीं थी, बल्कि वाद विवाद, व्याख्यान, साधना और प्रायोगिक अनुसंधान पर भी बल दिया जाता था। विद्यार्थी गुरु से सुनना, विचार करना, ध्यान करना के तरीके से ज्ञान ग्रहण करते थे। शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी। छात्रों को भोजन, वस्त्र, आवास और ग्रंथालय से सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। पाठ्यक्रम का मुख्य ढांचा। इत्सिंग स्पष्ट लिखते हैं कि नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध ग्रंथ और दर्शन, विनय पिटक, भिक्षु जीवन के नियम और अनुशासन, सूत्र पिटक, बुद्ध के उपदेश, सूत्र और धर्म चर्चाएं, अभिधम्म पिटक, मनोविज्ञान और दर्शन पर गहन विश्लेषण, योगाचार और माध्यमिक मार्ग, विशेषकर नागार्जुन, माध्यमक और असंग वसुबंधु योगाचार की रचनाएं, तर्कशास्त्र और वाद विवाद, धम्म की स्थापना के लिए तर्क और प्रमाण की शिक्षा। अध्ययन। इत्सिंग ने बताया कि नालंदा के आचार्य केवल बौद्ध ग्रंथों तक सीमित नहीं थे। वहाँ विज्ञान और व्याकरण, न्याय और वैशेषिक दर्शन, सांख्य और योग का भी अध्ययन कराया जाता था। इससे विद्यार्थी सभी की तुलना कर पाते और बुद्ध के विचारों की श्रेष्ठता को समझते। भाषा और साहित्य। प्रोटो संस्कृत, जो कि पाली प्राकृत ही थी और धम्म लिपि में ही लिखी जाती थी, यही भाषा मुख्य माध्यम थी। काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र और नाट्यशास्त्र का भी अध्ययन होता था। इत्सिंग स्वयं प्रोटो संस्कृत सीखे, जो कि पाली प्राकृत ही थी और धम्म लिपि में ही लिखी जाती थी, और यही बौद्ध अध्ययन का अनिवार्य साधन था। नालंदा में पढ़ने के लिए बौद्ध भिक्षु बनना पड़ता था। विज्ञान और गणित। नालंदा केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्योतिष, खगोलशास्त्र, गणित और शून्य सिद्धांत, आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र, भूगोल और भूविज्ञान का भी ज्ञान दिया जाता था। इत्सिंग ने विशेष रूप से चिकित्सा शास्त्र और औषधियों के अध्ययन का उल्लेख किया है। व्यवहारिक प्रशिक्षण। भिक्षु सुबह सुबह ध्यान और साधना करते थे। दिन में शास्त्रार्थ और वाद विवाद चलते थे। ग्रंथों की पाठशाला और प्रतिलिपि लेखन भी शिक्षा का हिस्सा था। विदेश से आए विद्यार्थियों को विशेष रूप से भारतीय आचार्य बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सिखाते थे। शिक्षा की पद्धति। नालंदा में पढ़ाई केवल ग्रंथ याद करने तक सीमित नहीं थी। वाद विवाद सभा होती थी, जहाँ सैकड़ों विद्वान किसी विषय पर तर्क वितर्क करते थे। यदि कोई शिष्य अपने गुरु की विचारधारा को खंडित कर देता तो गुरु स्वयं उसे सम्मानित करता। छात्रों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ग्रंथालय। धर्मगंज। इत्सिंग के अनुसार नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज कहलाता था, जिसमें 3 मुख्य भवन थे: रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोदधि। यहाँ हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। बौद्ध, सांख्य, योग, आयुर्वेद, खगोल आदि सभी विषयों पर
परीक्षा और डिग्री। शिक्षा का मूल्यांकन वाद विवाद और प्रश्नोत्तर से होता था। नालंदा की कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, परंतु यहाँ से पढ़ा हुआ भिक्षु संपूर्ण बौद्ध जगत में उच्चतम विद्वान माना जाता था। कई विदेशी विद्वान नालंदा से शिक्षा पाकर अपने देशों में अनुवाद आंदोलन के सूत्रधार बने। इत्सिंग का विशेष उल्लेख। इत्सिंग ने स्पष्ट लिखा कि नालंदा आने वाला भिक्षु पहले 5 साल विनय और शास्त्रों का गहन अध्ययन करता था। उसके बाद अन्य विषय जैसे आयुर्वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, खगोल आदि पढ़े जाते। उनका कहना था कि यदि कोई भिक्षु चीन या अन्य देश में बौद्ध ग्रंथों का प्रचार करना चाहता है तो उसे पहले नालंदा में रहकर प्रोटो संस्कृत, जो कि पाली प्राकृत ही थी और धम्म लिपि में लिखी जाती थी, और बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य। नालंदा का ध्येय केवल विद्या प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ज्ञान, करुणा, साधना का संगम, छात्रों को धर्म के प्रचारक, गंभीर शोधकर्ता और समाज के सेवक के रूप में तैयार करना। बौद्धिकता और अध्यात्म का संतुलन स्थापित करना। इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत के आधार पर यह स्पष्ट है कि नालंदा एक बहुआयामी विश्वविद्यालय था, जहाँ शिक्षा का दायरा केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल, साहित्य आदि सबका अध्ययन होता था। प्रवेश कठिन, अनुशासन कठोर और अध्ययन गहन था। नालंदा ने बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के ज्ञान विकास को वैश्विक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार इत्सिंग का विवरण नालंदा को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति की धरोहर के रूप में प्रस्तुत करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।